welcome students, welcome again to our online classes. I hope you all are in good health. आज से हमने अपने जो पोस्ट मिड टर्म सिलेबस है उसको स्टार्ट करना है। उसमें कोई ऑलमोस्ट 6-7 टॉपिक्स हैं हमारे पोस्ट मिड टर्म सिलेबस में, जिसको हमने अपने फाइनल टर्म के लिए पढ़ना है। और उसका सबसे पहला जो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ का, दैट इज़ न्यूक्लियर डेटरेंस एंड लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, जिनको हम डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ में पढ़ते हैं। सो आज हम अपने इस लेक्चर में दो ये जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, वन इज़ न्यूक्लियर डेटरेंस एंड द अदर इज़ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इनको आज के अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लफ्ज़ डेटरेंस है, द टर्म डेटरेंस है, इसका मतलब क्या है। इट इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड। वो कहते हैं कि इसकी फ्रेंच रूट्स हैं एंड इट्स मीनिंग इज़ टू फ्राइटन फ्रॉम। इसका मतलब है कि आप किसी को जो है वो डरा रहे हैं। आगे देखते हैं कि किस चीज़ से डरा रहे हैं। सिंपली इट मीन्स डिसुएशन बाय मीन्स ऑफ थ्रेट, कि आप किसी जो है इंसान को, किसी एक्टर को, किसी स्टेट को रोकते हैं। यू स्टॉप योर एडवर्सरी, योर एनिमी फ्रॉम डूइंग समथिंग। आप उसको रोकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। किस तरह से रोकते हैं? बाय मीन्स ऑफ थ्रेट। इट मीन्स कि आप अपने एनिमी को, आप अपने एडवर्सरी को, यू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनी एक्शन अगेंस्ट यू बाय मीन्स ऑफ थ्रेट। बाय मीन्स ऑफ थ्रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप उसको कहते हैं, अपने एनिमी को, आप अपने एडवर्सरी को कहते हैं कि अगर आपने ये एक्शन हमारे अगेंस्ट लिया तो हम रिटेलिएट करेंगे, और वो रिटेलिएशन इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट होगी। हम आप पे दोबारा अटैक करेंगे। आप उसको थ्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर आपने ये एक्शन किया, इफ़ यू डिड दैट, अगर आपने इफ़ यू डू दैट, अगर आपने ये किया तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि जो आपका एक्शन है हमारे अगेंस्ट, ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, बल्कि ये आपके लिए क्या होगा, इसको आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डेटरेंस। सिंपली डेटरेंस मीन्स टू स्टॉप योर एनिमी फ्रॉम डूइंग any action against you by means of threat, by threatening him by threatening him, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन, कि हम आप पे दोबारा रिटेलिएट करेंगे। वी अटैक बैक ऑन यू। Even though the concept is as old as the human civilization itself, as an explicit, justified and guided by theory, the most developed form of deterrence originates in the special case of the international relations of nuclear era. कहते हैं कि ऑल दो द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस इज़ काफ़ी ओल्ड है, एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। ऑल दो जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो हम इंटरनेशनल रिलेशंस में तब देखते हैं कब, जब से न्यूक्लियर एरा, न्यूक्लियर एज स्टार्ट हुई है। क्योंकि स्पेसिफिकली जो डेटरेंस है ये न्यूक्लियर डेटरेंस के तौर पे यूज़ होता है। आगे मैं आपको न्यूक्लियर डेटरेंस में इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल कोट करूँगी, उससे आपको बिल्कुल जो न्यूक्लियर डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, कोई एम्बिगुइटी नहीं रहेगी। In the context of the nuclear age, the idea was first articulated by Bernard Brodie in 1946. वो कहते हैं कि जो आइडिया है न्यूक्लियर एज में, जो डेटरेंस का, न्यूक्लियर डेटरेंस का जो आइडिया है, ये किसने प्रपोज किया? इट वॉज प्रपोज बाय बर्नार्ड ब्रॉडी इन 1946। आपको पता है कि दुनिया जो है वो कब न्यूक्लियर हुई है? द ग्लोब गॉट न्यूक्लियर इन 1945 when US dropped nuclear bomb on 2 cities of Japan. उस टाइम जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो फर्स्ट टाइम दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो द वर्ल्ड गॉट न्यूक्लियर इन 1945 एंड सून आफ्टर दैट इन 1946 बर्नार्ड ब्रॉडी ने जो है वो न्यूक्लियर डेटरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था, ठीक है। आगे उनकी एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने उसको बताया कि ही सेड दैट दस फॉर द चीफ पर्पस ऑफ आवर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैज़ बीन टू विन वॉर्स। वो कहते हैं कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिश करने का मकसद क्या होता है? ताकि हम वॉर को जीत सकें। फ्रॉम नाउ, आज से, ऑन इट्स चीफ पर्पस मस्ट बी टू अवर्ट दैम।
आज से वो कहते हैं कि जो चीफ पर्पज़ है वो क्या है, उसको अवॉइड करना, उसको चेंज करना, ठीक है, वार तक बात ही ना पहुँचे, ये होगा। दिस इज़ द एज न्यूक्लियर डेटरेंस। अलेक्जेंडर जॉर्ज हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं डेटरेंस को एज एन एफर्ट बाय वन एक्टर टू परसुएड एन अपोनेंट नॉट टू टेक एक्शन ऑफ some kind against his interest by convincing the opponent that the cost and risk of doing so will outweigh what he hopes to gain thereby। इसमें अब बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया है कि डेटरेंस क्या होती है। इसमें वो कहते हैं कि एक एक्टर की, एक स्टेट की एफर्ट, ठीक है, टू परसुएड एन अपोनेंट नॉट टू टेक, अपने अपोनेंट को कन्विंस करना कि वो कोई एक्शन आपके अगेंस्ट ना, आपके इंटरेस्ट्स के अगेंस्ट ना ले, और उसको ये बताना कि अगर उसने ये एक्शन आपके अगेंस्ट लिया तो उसकी कॉस्ट और उसके जो रिस्क हैं वो नहीं होंगे जो उसने खुद एवेल्यूएट किए हुए हैं, बल्कि वो उसके अपोजिट होंगे, क्योंकि हम रिटेलिएट करेंगे इक्वल फोर्स से। In its emphasis on threat, deterrence is often distinguished from more general form of persuasion, including those based on the offer of rewards. It is the threat of punishment which is the defining characteristics of deterrence। वो कहते हैं कि जो defining character है deterrence का, that is the threat of punishment। कि आप अपने एनिमी को बताते हैं कि अगर आपने हमारे अगेंस्ट ये एक्शन लिया, ठीक है, तो वी विल पनिश यू। द थ्रेट ऑफ पनिशमेंट का यही मतलब है कि आप उसको थ्रेट करते हैं, आप उसको थ्रेट दे रहे हैं कि अगर आपने एक्शन हमारे अगेंस्ट लिया, ठीक है, तो यू आर गिविंग दैम थ्रेट कि हम आपको पनिश करेंगे, ठीक है। तो आपके इस एक्शन से क्या होता है, वो रुक जाता है आपका एनिमी आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेने से। सो दिस इज़ deterrence। Deterrence means to stop your enemy from taking any action against you। एक्शन लेने से पहले आप अपने एनिमी को, अपने एडवर्सरी को स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, आप उसको वार्निंग दे रहे हैं। टू डेटर मीन टू गिव देम वार्निंग कि अगर आपने ये एक्शन हमारे अगेंस्ट लिया तो हम रिटेलिएट करेंगे, हम दोबारा आप पे अटैक करेंगे। आप उसको थ्रेट कर रहे हैं कि ये एक्शन जो है वो आपके लिए उस तरह से नहीं होगा जिस तरह आप इसको ले रहे हैं। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटरेंस। आगे हैं जी उसकी कुछ डेफिनेशंस, ऑलमोस्ट ये वही डेफिनेशन है जो हमने पीछे डिस्कस की हुई है। इसके तो कुछ स्टेप्स इन डेटरेंस प्रोसेस हम देख लेते हैं कि वे इंटरेस्ट एट स्टेक, ठीक है, जो इंटरेस्ट हैं पार्टीज़ के वो स्टेक पे होते हैं। कन्वे कमिटमेंट टू डिफेंड दोज इंटरेस्ट, आप कमिटमेंट कन्वे करते हैं कि आप अपने उन इंटरेस्ट को डिफेंड करें। बैक कमिटमेंट बाय थ्रेट्स टू रिस्पॉन्ड इफ़ द अपोनेंट एक्ट्स, अपोनेंट को आप सिग्नल देते हैं कि आप थ्रेट करेंगे, अगर आपके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया गया तो आप क्या करेंगे, यू विल रिटेलिएट, आप उसको थ्रेट कर रहे होते हैं, सिग्नल दे रहे होते हैं। मेक सच थ्रेट्स अपेयर्स क्रेडिबल एंड सफिशिएंट इन द आइज ऑफ द अपोनेंट। आप वो कहते हैं कि उनको जो है आप उन थ्रेट्स को जो है वो क्रेडिबिलिटी और उसकी सफिशिएंसी इन द आई ऑफ अपोनेंट, आपके अपोनेंट को भी पता होता है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी। आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हम थ्रेट बैक करेंगे, वी विल रिटेलिएट बैक, तो आपके अपोनेंट को भी पता हो कि आपके पास वाकई ही वो कैपेबिलिटी है। ये कुछ स्टेप्स हैं डेटरेंस प्रोसेस के। आगे वो कहते हैं कि जी डेटरेंस और डिफेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। डिफेंस इज़ समथिंग एल्स, डेटरेंस इन समथिंग एल्स। मैंने आपको पहले बताया है कि डेटरेंस जो है वो आप एक्शन से पहले होता है, एनिमी के एक्शन से पहले होता है। यू शो हिम सम सिग्नल, ठीक है, आप उसको स्टॉप करने के लिए उसके एक्शन को आप जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स करते हैं डेटरेंस में, ठीक है। सो देखते हैं कि डिफेंस और डेटरेंस में क्या डिफरेंस है। डिफेंस इज़ द एबिलिटी टू डिफेंड वन सेल्फ अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। वेरी इजी, वेरी सिंपल कि डिफेंस में आप क्या करते हैं, आप अपना दिफा करते हैं। आप दिफा कब करते हैं, जब आप पे अटैक हो चुका होता है, व्हेन यू आर अंडर अटैक अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ एग्रेशन, ठीक है। जब आप पे अटैक हो चुका होता है तब आप अपना दिफा करते हैं, तब आप अपना डिफेंस करते हैं। सो दिस इज़ डिफेंस। नाउ मूविंग टूवर्ड्स डेटरेंस। व्हाट इज़ डेटरेंस? डेटरेंस इज़ द एबिलिटी
टू परसुएड द एडवर्सरी फॉर कमिटिंग एक्ट ऑफ एग्रेशन। डेटरेंस मोड कहते हैं कि वो एबिलिटी जिसमें आप अपने एडवर्सरी को, एडवर्सरी मीन्स योर एनिमी, योर अपोनेंट, जिसमें आप अपने अपोनेंट को रोकते हैं वो एक्ट ऑफ एग्रेशन करने से। सो डेटरेंस जो है वो डिफेंस से पहले वाली स्टेज है। इस डेटरेंस इज़ अ स्टेज प्रायर टू डिफेंस। इसमें आप अपने एनिमी को, आप अपने अपोनेंट को रोक रहे होते हैं एक्ट ऑफ एग्रेशन करने से, लेकिन डिफेंस में आप क्या करते हैं, आप एक्ट ऑफ एग्रेशन हो चुका होता है और आप अपना दिफा कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्लियर, डिफेंस और डेटरेंस। डेटरेंस जो है वो डिफेंस से पहले वाली स्टेज है, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। अब हम न्यूक्लियर डेटरेंस की तरफ आते हैं। डेटरेंस का मतलब ये है, ठीक है, इसमें कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन हो सकता है, आप उसको डेटर करते हैं अपने एडवर्सरी को, अपने एनिमी को, कि जी स्टॉप इट, यू कैन नॉट डू दैट अगेंस्ट अस, इफ़ यू डू दैट वी विल रिटेलिएट, वी विल अटैक बैक ऑन यू, ठीक है, और आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। न्यूक्लियर डेटरेंस में आप जो है अपने एनिमी को, अपने एडवर्सरी को, अपने अपोनेंट को, यू स्टॉप योर एनिमी फ्रॉम यूजिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगेंस्ट यू, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की मैं आपको देखती हूँ। इन 1974 इंडिया वेंट न्यूक्लियर, ठीक है। 1974 में इंडिया ने जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बना के दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज न्यूक्लियर। अब इस इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए, इस न्यूक्लियर डेटरेंस को अचीव करने के लिए व्हाट पाकिस्तान डिड, पाकिस्तान ने जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम न्यूक्लियर डेटरेंस अचीव करना चाहते थे। हम चाहते थे कि इंडिया और हमारे पास सेम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ जाए, ताकि हमारे ऊपर वो ख़तरा ना मंडलाता रहे कि इंडिया हम पे जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इन 1998 पाकिस्तान डिक्लेयर इटसेल्फ एज द न्यूक्लियर पावर। हमने भी न्यूक्स 1998 में हासिल कर लिए। इट मीन्स दैट वी अचीव्ड दैट न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया। न्यूक्लियर डेटरेंस हमने अचीव कर ली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने इंडिया को बता दिया, यू कैन नॉट यूज़ न्यूक्स, यूर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगेंस्ट अस, बिकॉज वी हैव दैट कैपेसिटी, वी हैव दैट एबिलिटी टू। अगर आप हम पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हमारे अगेंस्ट यूज़ करेंगे तो वी हैव द सिमिलर कैपेबिलिटी, हम भी यहाँ पे न्यूक्स इन रिटेलिएशन आप पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स पाकिस्तान हैव अचीव्ड न्यूक्लियर डेटरेंस अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। डेटरेंस का मतलब होता है कि अपने एडवर्सरी को, अपने अपोनेंट को रोकना कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट करने से। लेकिन आप उसको कब रोक सकते हैं? जब आपके पास भी सेम कैपेबिलिटी हो और आपके अपोनेंट को, आपके एडवर्सरी को भी पता हो कि हमारा जो एनिमी है उसके पास भी वही सेम कैपेबिलिटी है जो हमारे पास है। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के केस में मैंने आपको बताया, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ हैव न्यूक्लियर डेटरेंस, बोथ हैव न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। इट मीन्स दे कैन नॉट अटैक ईच अदर। क्यों? कि उनको पता है इंडिया अगर पाकिस्तान पे न्यूक्लियर अटैक करेगा तो पाकिस्तान के पास भी सेम कैपेबिलिटी है, रिटेलिएट करेंगे, न्यूक्लियर अटैक दोबारा इंडिया पे हो सकता है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस। सेकेंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। अब हम देखते हैं कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। बहुत ही आसान है। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में कोई फुल फ्लेज कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वॉर नहीं होती। इट इज़ अ लिमिटेड जो है वो पॉलिटिकल मिलिट्री स्ट्रगल होती है बिटवीन टू पार्टीज़, बिटवीन टू ग्रुप्स, बिटवीन टू स्टेट्स, ठीक है। जो लो प्रोफाइल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्टेट्स के बीच में, नॉन स्टेट एक्टर और स्टेट के बीच में, दो जो है वो ग्रुप्स के बीच में, उनको लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। इसको LIC भी कहते हैं। सो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री कॉन्सेप्ट्स ऑफन नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड। मोस्ट LIC is an integrated political, economic, military approach supplemented by psychological, social and diplomatic devices. Conceptually, it is primarily a political oriented and integrated policy approach containing military elements and not first military matter. ठीक है। Relatively little military input. The aim is not military conquest
बट सोशल कंट्रोल। अब वो कहते हैं कि जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का एम होता है वो मिलिट्री कॉन्क्विस्ट नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो सोशल कंट्रोल होता है। मिलिट्री में भी एम्प्लॉयड एज एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में स्टेट जो है वो मिलिट्री को डिप्लॉय कर सकती हैं, उनको एम्प्लॉय कर सकती हैं, लेकिन इसका जो प्योर पर्पज़ होता है वो मिलिट्री कॉन्क्विस्ट नहीं होता, बल्कि सोशल कंट्रोल होता है। मिलिट्री इज़ अ टैक्टिकल एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम, यूज ऑफ डिप्लोमेटिक एंड पोलिटिकल मीन्स मे बी अनलिमिटेड। कहते हैं कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में आप लिमिटेड यूज़ ऑफ मिलिट्री करते हैं, लेकिन जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल मीन्स होते हैं या अदर मीन्स ऑफ नेशनल पावर होते हैं, आप ऑल दो उनको जो है वो अनलिमिटेडली यूज़ कर सकते हैं इन लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द थर्ड वर्ल्ड। लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कहते हैं वो बेसिकली जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होते हैं, ड्यू टू देयर पुअर सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और जो भी उनका पुअर सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक होता है, उसकी वजह से लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होते रहते हैं। Low intensity conflict is a limited political military struggle to attain political, military, social, economic or psychological objective. It is often of lengthy duration and extended from diplomatic, economic and psychological pressure to terrorism and insurgency. वो कहते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव इनिशियली जो है वो पॉलिटिकल, मिलिट्री, सोशल और साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना हो सकता है, लेकिन अगर ये एक्सटेंड हो जाए, लंबे टाइम के लिए चले जाएँ, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है इट कैन बी टर्न्ड इनटू टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी। Low intensity conflict is a political military confrontation ranging from propaganda and subversions to the actual use of armed forces between contending states or groups below the level of conventional war and above the level of routine पीसफुल कंपटीशन। वो कहते हैं कि जी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पॉलिटिकल मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन है बिटवीन टू स्टेट्स, टू डिफरेंट ग्रुप्स, लेकिन जो कन्वेंशनल वॉर्स होती हैं, जिस जो एक प्रॉपर फुल फ्लैज वॉर होती है उसको कन्वेंशनल वॉर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके लेवल से ये नीचे होती हैं, इनका जो लेवल है वो लो होता है, लेकिन पीसफुल एक कंपटीशन से थोड़ा सा अबव होता है। इट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्स protracted struggles of competing principles and ideologies. This definition revolves two important elements. Civilian aspects are also being stressed. Secondly, low intensity conflict is a term embracing many types of conflict. Low intensity conflict में आगे वो कहते हैं कि फर्दर काफ़ी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसमें आपके सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसमें आपके स्मॉल जो दो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल हो सकती है, कोई इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लो इंटेंसिटी। प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आगे, दे टेंड टू अनफोल्ड इन लेस डेवलप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली वो कहते हैं कि जो लेस डेवलप, जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स हैं दुनिया की, वहाँ पे ज़्यादा होते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। मैंने आपको पहले बताया है क्या उसकी रीज़न होती है। सेकेंड इज़ वेरी रेयरली डू दे इन्वॉल्व रेगुलर आर्मीज़ ऑन बोथ साइड्स। बहुत लेस लाइटली ऐसा होता है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में कि दोनों साइड्स की जो आर्मीज़ हैं वो इन्वॉल्व हों। वो कन्वेंशनल वॉर में, जो एक फुल फ्लेज वॉर या कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें इन्वॉल्व होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। Most low intensity conflicts do not rely primarily on the high technology weapons. जो low intensity conflict है वो कहते हैं कि इनमें जो weapons होते हैं वो भी high technological advanced जो हैं weapons वो use नहीं होते, बल्कि वही जो conventional weapons होते हैं वो use होते हैं। Low intensity conflict operation is a military term for the use of troops, assets in situations other than war. Generally, these operations are against non-state actors. Counterinsurgency aims primarily at preventing अच्छा, इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, मिलिट्री टर्म्स में वो क्या होते हैं, आप एक जो स्टेट होती है वो नॉन स्टेट एक्टर्स के अगेंस्ट जो है वो लो इंटेंसिटी ऑपरेशंस कर सकती है। आप इंसर्जेंसी को, कोई हुकूमत उसके ख़िलाफ़ अगर मुल्क में इंसर्जेंसी हो गई है, कोई रॉयट स्टार्ट हो गया, तो आप उस इंसर्जेंसी को काउंटर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जिन टैक्टिक्स को, ऑपरेशंस को, वो भी पार्ट होते हैं लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का।
अच्छा, आगे वो नेटो का बता रहे हैं कि जो नेटो की इन्वॉल्वमेंट है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो कहते हैं कि वो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है। उसकी रीजंस क्या हैं? द फर्स्ट रीज़न इज़ मेन थ्रेट टू वेस्टर्न इंटरेस्ट टुडे कम्स फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड। वो कहते हैं कि जो नेटो की इन्वॉल्वमेंट है वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के जो ऑपरेशन होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसमें इंक्रीज़ हो रही है। उसकी रीज़न क्या है? आपको पता है कि नेटो जो है वो एक मिलिट्री वेस्टर्न मिलिट्री अलाइंस है, ठीक है। इसमें जो वेस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो हैं इसका पार्ट है, और इट इज़ अ मिलिट्री अलाइंस। तो उस वो कहते हैं कि दे परसीव अ थ्रेट फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से थ्रेट है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से क्यों थ्रेट है? क्योंकि वो देखते हैं कि जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ रहे हैं, इंसर्जेंसीज बढ़ रही हैं, मिडल ईस्ट का केस है, ठीक है। इसलिए नेटो जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि वो थ्रेट परसीव कर रहे हैं अपने जो वेस्टर्न रीजन है उसको। सेकेंड है, एट द सेम टाइम नेटो मिलिट्री प्लानर्स postulate that conflict in third world countries are linked to development failure। दूसरा वो कहते हैं कि रीज़न ये है कि जो नेटो मुल्क के जो मिलिट्री प्लानर्स हैं वो क्या चीज़ देखते हैं? वो देखते हैं कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो गई है, ठीक है। डेवलपमेंट जो है वो फेल हो गई है। सो दीज टू बेसिकली आर द मेन रीजन्स फॉर नेटो। पहला उनका जो है वो सिक्योरिटी डिफेंसिव नेचर का उनका जो रीज़न है, और दूसरा जो है वो उनका इकोनॉमिक एक रीज़न है। ये दो वो रीज़न देते हैं कि अपनी जो इंक्रीज्ड कमिटमेंट है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस में जो नेटो मेंबर्स की, ये उसका दो मेन रीज़न देते हैं कि इस वजह से उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती जा रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने दो बहुत ही सिंपल आसान से कॉन्सेप्ट डिस्कस की हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा है कि लव्स जो डेटरेंस है उसका क्या मीनिंग होता है, और देन वी डिस्कस व्हाट इज़ न्यूक्लियर डेटरेंस। उसमें मैंने इंडिया और पाकिस्तान की एग्जांपल दी है। फिर हमने लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट देखा है कि लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।